हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, हम करा रहे हैं आपको फिजिक्स का क्रैश कोर्स और इसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वैद्युत परिपथ। बच्चों, इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, विभव मापी, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और साथ ही हम इन पर आधारित आंकिक प्रश्नों को भी हल करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, किरचॉफ के नियमों पर आधारित 3 नंबर या 5 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। तो सभी बच्चे इस पार्ट को ध्यान से पढ़ें और आज का लेक्चर इस पार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम इस पार्ट की सारी समरी कवर करेंगे और साथ ही हम कवर करेंगे 1 अंक वाले अति लघु प्रश्न उत्तर। बच्चों, अगर जिन बच्चों ने ये सारी समरी याद कर ली, 1 अंक वाले प्रश्न याद कर लिए, उनको बहुत आसान लगेगा आगे का सफर इस चैप्टर का। बेटा ध्यान दें, जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स के क्रैश कोर्स के नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं वे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर मैंने लिंक डाला हुआ है, उस लिंक को टैप करके आप फिजिक्स के क्रैश कोर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए शुरुआत करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 6 की समरी शुरू करेंगे। पहले हम पहली समरी बच्चों, सेल, वैद्युत सेल क्या होती है। बेटे आपको पता होगा वैद्युत सेल क्या होती है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर करती है, ठीक है, जो अपने अंदर ऊर्जा को इकट्ठा करके रखती है, उसको बोलते हैं वैद्युत सेल। ये सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए अथवा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। और सेल द्वारा जब हम किसी परिपथ में सेल को लगाते हैं तो उसके द्वारा जो परिपथ में आवेश को प्रवाहित किया जाता है, उस प्रक्रिया में जितना कार्य होता है उसे बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, पहली समरी, वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, ईएमएफ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ किसका बच्चों, सेल का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इसको बेटा डिनोट करते हैं हम बड़े ई से, सेल का विद्युत वाहक बल। ये क्या है बच्चों, सेल, जब हम सेल को किसी वैद्युत परिपथ में जोड़ देंगे तो मैंने बताया उस सेल द्वारा उस परिपथ में आवेश प्रवाहित होने लगेगा, अर्थात धारा बहने लगेगी। तो उस आवेश को प्रवाहित करने में अथवा ये कह दो धारा को प्रवाहित करने में जितना कुल कार्य होगा वह कार्य ही उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है E बराबर W/Q, E बराबर W/Q। और बेटा इसका मात्रक होता है W से जूल और Q से कुलाम। मात्रक होता है जूल प्रति कुलाम, या इसको बच्चों वोल्ट भी कह देते हैं, ठीक है, जूल पर कुलाम या वोल्ट, मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। ये सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। अब डेफिनेशन बनानी है तो बहुत आसान तरीका, आपको क्या करना है, जो अपोन में आ रहा है उसको 1 रख दो। अपोन में क्यों आ रहा है, क्यू, क्यू मतलब आवेश। तो डेफिनेशन कैसे बना दोगे, वैद्युत परिपथ में लगी सेल द्वारा, वैद्युत परिपथ में लगी सेल द्वारा। अब सोच रहे होंगे कुछ बच्चे वैद्युत परिपथ क्या है। वैद्युत परिपथ ये, जैसे हम इसको इस टाइप से बना सकते हैं, ये हमने एक परिपथ दिया, इसमें R प्रतिरोध लगा दिया और बच्चों ये लगा दी सेल, ये सेल, ठीक है। सेल, इसका सेल का ये बड़े वाला जो क्लिप लेते हैं इसको पॉजिटिव मानते हैं, जो छोटे वाला नेगेटिव, ठीक है। अब हमेशा धारा पॉजिटिव से निकलती है, ऐसे धारा मतलब यहां से आवेश प्रवाहित होगा। अब अगर संधारित्र लगा दें यहाँ तो संधारित्र अपने अंदर आवेश को संग्रहित करेगा, और अगर कुछ एपरेटस लगा दें जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे तो उस एपरेटस को बोलेंगे प्रतिरोधक यंत्र। तो वो जो प्रतिरोधक यंत्र है वो बड़ा R हो गया। जैसे हमने यहाँ पर कोई बल्ब लगा दिया, R का रोल कर सकता है यहाँ पर, जैसे हम एक बल्ब लगा दें तो ये बल्ब क्या करेगा, इस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा, ठीक है, ये बल्ब हो गया। तो बल्ब क्या करेगा, इस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा, अर्थात ये क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। तो अब इस प्रतिरोध में सेल द्वारा धारा को प्रवाहित करने में, ठीक है, जितनी वर्किंग होगी और जितनी धारा प्रवाहित, जितना आवेश प्रवाहित हुआ, उन दोनों का जो अनुपात है उसे ही बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा Q बराबर होता है IT,
Q बराबर IT। इससे पिछले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, इसको आप यहां पर रख दो तो विद्युत वाहक बल का दूसरा सूत्र बन जाएगा E बराबर W/Q के रिप्लेस आप रख देंगे IT। ठीक है, मात्रक आपको बता ही दिया बेटा मैंने, वोल्ट। और सेल से पूछे अगर कितना कार्य हुआ, टोटल कार्य, कुल कार्य पूछे या कुल वैद्युत ऊर्जा पूछे, कुल कार्य पूछे या कुल वैद्युत ऊर्जा पूछे कि सेल ने कितना टोटल कार्य किया, तो क्या करेंगे, कुल वैद्युत ऊर्जा W बराबर हो जाएगी, इसको इधर ले जाइए तो W बराबर आ जाएगा बच्चों E, इसको इधर ले आइए बेटा, W बराबर EIT और मात्रक होता है जूल। अर्थात सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने में इतना कुल कार्य हुआ, और ये जो कुल कार्य हुआ यही इस सेल की वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है बेटे, तो डेफिनेशन क्या हो गई विद्युत वाहक बल की, सेल द्वारा परिपथ में, जो बटे में आ रहा है उसको 1 रख दो, सेल द्वारा परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, बड़े E से, और इसका सूत्र होता है E बराबर W/Q और इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। Q को हम लिख देते हैं Q बराबर IT, तो दूसरा सूत्र बन जाएगा E बराबर W/IT। अगर सवाल में पूछता है विद्युत वाहक बल तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सवाल में पूछता है वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए तो कुछ नहीं, बस आप इसको इधर ले जाइए, तो कुल कार्य या कुल वैद्युत ऊर्जा पूछे तो W बराबर EIT। ठीक है बेटे, ये हो गया विद्युत वाहक बल का सूत्र। दूसरी समरी आती है बच्चों टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, अब ये क्या होता है भाई, टर्मिनल विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित करने का कार्य। देखिए इसको बड़े V से लिखते हैं हम, दोनों का अंतर आप ध्यान से समझिए। पहले सूत्र सुनिए, जो इसका सूत्र था W/Q वही इसका सूत्र है टर्मिनल विभवांतर का W/Q, इसे डिनोट करते हैं V से। अब दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, मात्रक भी सेम हो गया वोल्ट। फिर डिफरेंस क्या हुआ भाई, टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल का डिफरेंस क्या हुआ जब दोनों का सूत्र एक है। डिफरेंस बच्चों ये है, डेफिनेशन से देखिए, सेल द्वारा पूरे परिपथ में जो आवेश को प्रवाहित करने में कार्य होगा उसे विद्युत वाहक बल कहेंगे, और सेल द्वारा परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य होगा उसे टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। ये अंतर है। विद्युत वाहक बल मतलब पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने का कार्य है, टर्मिनल विभवांतर मतलब परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित करने का कार्य। देखिए ध्यान से समझिए, परिपथ में बहुत से प्रतिरोध होते हैं, 2 प्रतिरोध भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर केवल 1 प्रतिरोध लिया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि परिपथ में एक ही प्रतिरोध हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी प्रतिरोध हो सकते हैं। अब अगर हम उनमें से जैसे 4 प्रतिरोध लगे हैं और 4 में से किसी एक के सिरों का वोल्टेज देखें, ठीक है, या देखें किसी एक के सिरे पर कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत हो रही है, तो हम अर्थात विभवांतर को नाप रहे हैं। अगर हम देखें चारों में कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है, टोटल ऊर्जा की खपत मतलब पूरे परिपथ में कितनी ऊर्जा की खर्च हो रही है, खपत का मतलब है खर्च, तो अर्थात हम विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं। तो विद्युत वाहक बल आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने का कार्य होता है, जबकि टर्मिनल विभवांतर आवेश को परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने का कार्य होता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q और टर्मिनल विभवांतर V बराबर W/Q। ठीक है बेटा, आपके समझ में आ गया होगा। अब तीसरी समरी देखते हैं। तीसरी समरी है बच्चों टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर इसको डिनोट करते हैं बेटा V से, एंड वैद्युत वाहक बल है ना, विद्युत वाहक बल EMF है ना, इसको डिनोट करते हैं हम E से। में संबंध क्या होता है भाई, तो इसमें ध्यान दें बच्चों, E जो होता है, E माने विद्युत वाहक बल, वो सदैव V से बड़ा होता है। और कितना बड़ा होता है, E बराबर होता है V+IR। बच्चों ये हमेशा जब होगा जब सेल से धारा ली जा रही है। ये कब होगा, जब सेल से धारा ली जा रही हो। ये ध्यान रहे, ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा जब सेल से परिपथ में धारा बह रही है। तो E बराबर V+IR, यहां पर याद रखना है E बड़ा है V से।
ठीक है बेटा, ये कब E बड़ा है V से, जब सेल से धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चों, सेल ही आपकी चार्ज नहीं हुई, सेल डाउन पड़ी है, तो क्या होगा, सेल को धारा देंगे, सेल को चार्ज करने के लिए उसे धारा देंगे। इस कंडीशन में ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। और आजकल उल्टे फॉर्मूले पर ही बेस क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो ये याद रहे बच्चों। अगर क्वेश्चन में, नोट में मैं इस बात को समझा रहा हूं, अगर सवाल में V बड़ा है E से, लेकिन ये कब होगा, जब हम सेल को आवेशित कर रहे हैं, जब सेल को आवेशित कर रहे हैं तब लगेगा बच्चों, ये आवेशित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, V पहले हो जाएगा, V बराबर E प्लस आई आर। ठीक है, उल्टा हो गया, समझ में आ गया। E बराबर V प्लस आई आर कब है, जब सेल से धारा बह रही है परिपथ में। और V बराबर E प्लस आई आर कब है, जब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, अर्थात सेल में धारा दे रहे हैं। तो दोनों अलग अलग कंडीशन है बच्चों। इसमें V टर्मिनल विभवांतर है, E विद्युत वाहक बल है, I वैद्युत धारा है, और छोटा r क्या है भाई, ये छोटा r होता है आंतरिक प्रतिरोध। छोटा r क्या होता है बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये क्या बला आ गई भाई, आंतरिक प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में रुकावट, इतना तो आपको पता है, ये बात हम पिछले 15 दिन से आपको बता रहे हैं। प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में रुकावट। अब आंतरिक प्रतिरोध की अगर बात करें तो आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक मतलब अंदर की रुकावट, ये अंदर का मामला है। अब आंतरिक प्रतिरोध किसके अंदर का मामला, सेल के अंदर का मामला। सेल के अंदर क्या होता है, घोल भरा होता है, उस घोल को हम बोलते हैं वैद्युत अपघटीय। जैसे लैक्लांसे सेल होती है, लैक्लांसे सेल में जो अंदर जो घोल भरा रहता है उसको बोलते हैं विद्युत अपघटीय। तो वो जो घोल है वो धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करेगा, ठीक है, सेल में उपस्थित घोल धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम छोटे r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, और छोटे r का सूत्र क्या होता है, ये आपके 3 समरी हो चुकी, चौथी समरी आंतरिक प्रतिरोध की है बच्चों। फोर्थ जो है वो आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध की डेफिनेशन सभी बच्चे याद कर लेना, बहुत 1 नंबर में पूछी जाती है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध मतलब सेल की प्लेटों के बीच का घोल, घोल मतलब विद्युत अपघटीय, उसमें बहने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसका सूत्र होता है बच्चों, छोटा r बराबर बड़ा R इंटू E अपॉन V माइनस 1। ये इसका सूत्र होता है आंतरिक प्रतिरोध का। ये छोटे r और बड़े r में संबंध भी है, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध सूत्र भी है। ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हो गया। ठीक है, छोटा r आंतरिक प्रतिरोध है, बड़ा r यहां पर कहलाएगा बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। और E क्या है बच्चों, वैद्युत वाहक बल, और V क्या है, टर्मिनल विभवांतर। ठीक है बेटे, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब 5वीं समरी देखते हैं बच्चों। 5वीं समरी है, ये मैंने 5वीं में ये नोट बता रखा है। ठीक है, फिर है परिपथ की कुल धारा कब है। हाँ देखिए एक और बात, यदि सेल से कोई धारा न ली जाए, ये भी ध्यान से समझें। इस वाली बात को यहीं पर नोट में समझते हैं हम, नोट नंबर 2। देखिए नोट नंबर 1 तो ये हो गया बच्चों, नोट नंबर 1 यदि V से बड़ा है। नोट नंबर 2 है, मान लो सेल से कोई धारा ही नहीं ली जा रही है ना, यदि सेल से धारा न लें, सेल से धारा न लें, ये बहुत आता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, क्वेश्चन आता है वैद्युत परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर कब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर कब होता है, बहुत पूछा जाता है। तो यह याद रखना है, यदि सेल से धारा न लें, अर्थात अब सुनिए ध्यान से, धारा नहीं लेंगे तो I बराबर 0 हो गया। अब जब I बराबर 0 हो जाएगा तो टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। कैसे, देखिए विद्युत वाहक बल का सूत्र था E बराबर V प्लस आई आर। अब E बराबर V प्लस आई की रिप्लेस आपने रख दिया 0 इंटू आर, तो ये तो सारा 0 हो गया, अर्थात E बराबर क्या आ गया, V के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर कब होगा, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही हो। ठीक है बेटे, अब आगे देखते हैं परिपथ में धारा। अगर वैद्युत परिपथ में धारा पूछे, परिपथ में धारा,
इसके लिए दो कंडीशन है बच्चों, धारा निकालने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन है जब परिपथ में केवल R जुड़ा हो, बाह्य प्रतिरोध। जब परिपथ में केवल और केवल कौन जुड़ा है बच्चों? कैपिटल R जुड़ा है। बेटा सभी बच्चे कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो, मेरे साथ साथ वीडियो को बीच में पॉज करते करते है ना, पॉज कर लिया करो बीच बीच में, और सारे समरी लिखते चले जाओ, नोट करते जाओ अपने आप समझ के, और फिर उसे अपने आप लिखो बोल बोल कर, जिससे आपके सारे याद होते चले जाए। तो देखिए जब परिपथ में केवल बड़ा R जुड़ा है तो धारा का सूत्र होता है I बराबर V/R। ये ओम ने बताया था, ठीक है। अगर परिपथ में बड़ा R छोटा r दोनों जुड़े हों, जब परिपथ में बड़ा R व छोटा r दोनों जुड़े हैं, दोनों जुड़े हैं, ध्यान से समझे बच्चों। अगर केवल बड़ा R जुड़ा है तो फॉर्मूला ये लगेगा, अगर बड़ा R और छोटा r दोनों जुड़े हैं तो सूत्र हो जाएगा I बराबर E/, बड़ा R प्लस छोटा r। तो इस सूत्र को भी ध्यान से याद होना चाहिए सभी बच्चों के। अगर परिपथ में केवल बड़ा R जुड़ा है तो धारा I बराबर V/R। अगर परिपथ में बड़ा R छोटा r दोनों जुड़े हैं तो सूत्र लगेगा I बराबर E/, बड़ा R प्लस छोटा r। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। अगली समरी है बच्चों, छठी है, सेलों का संयोग, वैद्युत सेलों का संयोग, सेलों को जोड़ना। तो बेटा याद रखना है, सेलों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। कौन कौन सा? नंबर 1 श्रेणी क्रम, ठीक है, नंबर 2 समांतर क्रम। सेलों को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं बेटा, ध्यान से समझना है। सेलों का श्रेणी क्रम ऐसे होता है, जैसे एक सेल का पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस सेल का यदि हम नेगेटिव, देखिए ये प्लस माइनस, यदि इस सेल का नेगेटिव हम दूसरी सेल के पॉजिटिव से जोड़ दें, ऐसे एक सेल का नेगेटिव दूसरी सेल के पॉजिटिव से जोड़ दे तो इसे बोलेंगे सीरीज में जोड़ दिया हमने, श्रेणी में जोड़ दिया, है ना। फिर ऐसे ही इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से जोड़ दो तो बेटा ये वाला बोला जाता है श्रेणी क्रम। अब नुके जी समांतर क्रम कैसे होता है? समांतर ऐसे होता है बेटा, एक सेल का पॉजिटिव फिर दूसरी सेल के पॉजिटिव से ही जोड़ना है ऐसे, फिर ये जो है तीसरी सेल के पॉजिटिव से ही जोड़ना है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप इसमें देखिए सारी सेलों के पॉजिटिव एक दूसरे से कनेक्ट हैं, नेगेटिव ये कनेक्ट है, नेगेटिव को हम अर्थ से जोड़ देते हैं, तो इसे बोलते हैं समांतर क्रम। जब सेलों का पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हो, या ये कह दो सारी सेल ऊपर नीचे हो तो समांतर क्रम होगा। श्रेणी का मतलब एक ही लाइन में हो या एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हो। देखिए मेनली ये होता है, एक लाइन में तो कभी कभी ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये देख लो ऐसे भी दे देता है, तो अगर इस टाइप से हो, भले ही ये एक लाइन में है पर ये वाला क्रम समांतर बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस माइनस से जुड़ रहा है, ठीक है। प्लस हमेशा, माइनस हमेशा प्लस से जुड़ेगा, ठीक है, तो श्रेणी क्रम है। प्लस प्लस से जुड़ रहा है तो समांतर क्रम है, ठीक है। और इनके फॉर्मूले जो लगेंगे श्रेणी क्रम में, जो धारा निकालोगे आप, तो इसके लिए अप्लाई होगा I बराबर NE/N छोटा r प्लस बड़ा r। ये फॉर्मूला श्रेणी के लिए अप्लाई होगा, धारा निकालने के लिए। श्रेणी में अगर सेल जुड़ी हैं तो उनसे निर्गत धारा का सूत्र होता है, I माने धारा, I बराबर NE/N छोटा r प्लस बड़ा r। यहाँ पर N है सेलों की संख्या, जितनी भी सेल है, 4 सेल है तो N की जगह 4 रख देंगे, 3 सेल है तो 3 रख देंगे। E क्या है? प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, जो भी दिया है वो रखना है आपको। तो इस सूत्र से आपका धारा निकल जाएगी सेलों के श्रेणी संयोग में। इस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ज्यादातर। और समांतर क्रम के लिए यही सूत्र है, बस आपको क्या करना है, n जो है वो बड़े R के साथ आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर NE/, छोटा r प्लस n इंटू बड़ा R। ठीक है, याद करने का बड़ा आसान तरीका। अगर श्रेणी है तो n छोटे r के साथ है, अगर समांतर क्रम है तो n बड़े R के साथ है, बस ये फर्क है बेटा। आगे देखते हैं बच्चों, ये श्रेणी और संयोग के समांतर संयोग के लिए सूत्र हो गए। अब देखते हैं किरचॉफ के नियम, जो कि राजा है इस चैप्टर का, किरचॉफ। जो नहीं पढ़ेगा किरचॉफ उसका हो जाएगा स्विच ऑफ। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए
किरचॉफ के नियमों को आपको याद करके जाना है एग्जाम में। किरचॉफ का नियम, अब भाई किरचॉफ के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है भाई, किरचॉफ के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। ध्यान रखें बच्चों, प्रथम नियम जो होता है इसको बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। और इसका दूसरा नाम ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, संधि का नियम भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारी धाराएं संधि पर मिलती हैं, जाकर जंक्शन पर मिलती हैं, तो इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। और द्वितीय नियम जो होता है बच्चों, ये बोला जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होता है ये? ऊर्जा संरक्षण का नियम। और बेटा इसको हम बंद पास का नियम भी बोलते हैं। किसका? बंद पास का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है हमेशा, लाइफ टाइम, क्योंकि अपने बच्चों को भी बतानी है। किरचॉफ का नियम दो नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम, इसे हम संधि का नियम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी धाराएं संधि पर जाकर मिलती हैं। द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम, अर्थात द्वितीय नियम जो होता है इसमें ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। और इसको बंद पास का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बंद पास के अंदर ही अप्लाई होता है। अब सूत्र क्या है इनके? इसका सूत्र होता है बच्चों समीशन ऑफ आई बराबर 0। अर्थात अब डेफिनेशन ही यहां पर बोल रही है, सूत्र इसकी डेफिनेशन को बता रहा है। प्रथम नियम मतलब संधि का नियम, तो संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। अब बीजगणितीय योग क्या है बच्चों? ये जो सिग्मा है, सिग्मा माने बीजगणितीय योग है ना, एल्जेब्रिक सम। संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अगर इतना भी आप एग्जाम में लिखे आओगे तो किरचॉफ के प्रथम नियम आता है, तो आप इतना भी लिखे आए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है भाई? ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है ये बंद पास के अंदर अप्लाई होता है, और ये कहता है कि बंद पास का नियम है बेटा, ये बंद पास का नियम। ठीक है सभी बच्चे, मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो बेटा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है समीशन ऑफ आई आर बराबर समीशन ऑफ ई, अर्थात धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसके अंदर? बंद पास के अंदर। देखिए मैंने सूत्र से ही डेफिनेशन बनाई, बंद पास के भीतर धारा और उसके संगत प्रतिरोध। बंद पास के, अब बंद पास क्या है? बंद पास होता है जैसे ये परिपथ है, इसमें ये प्रतिरोध लगा है, ऐसे ही ये हुआ, ये प्रतिरोध लगा, तो ये बोला जाएगा बच्चों बंद पास। पास मतलब घेरा। तो बंद पास के भीतर धारा और उस धारा के साथ जो प्रतिरोध लगा है, धारा और उसके संगत प्रतिरोध, धारा के संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये बच्चों किरचॉफ का द्वितीय नियम हो गया। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपकी समझ में आ गए होंगे। अब अगला देखते हैं बेटे। अगली समरी है बच्चों व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ब्रिज के संतुलन का प्रतिबंध। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध, प्रतिबंध मतलब शर्त इसकी। बच्चों ये किरचॉफ के नियमों को यूज करके व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध स्थापित किया जाता है। और क्या होता है? ये कहता है कि चतुर्भुज की 4 भुजाएं अगर हम लें, जैसे ये चतुर्भुज की हम 4 भुजाएं लेनी है इसमें, और इन चारों भुजाओं के बीच हमें 4 प्रतिरोध लगा देने हैं। ऐसे चित्रानुसार 4 प्रतिरोध आपको लगा देने हैं, जैसे मैंने लगाए। इसको आपको P मान लेना है, इसको आपको Q मान लेना है, इसको आपको R मान लेना है, इसको S मान लेना है। इसके एक विकर्ण में आपको लगा देनी है धारा मापी गैल्वेनोमीटर और कुंजी K, और दूसरे विकर्ण में आपको लगा देनी है सेल और कुंजी K2। ये सेल हो गई प्लस माइनस, ठीक है बेटा, और कुंजी K2 ऐसे। और इससे हम अब धारा भेजेंगे ऐसे। तो अब देखिए ध्यान से क्या कहता है,
व्हीटस्टोन सेतु बन गया। ये चित्र जो है ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने एक संतुलन प्रतिरोधों के लिए एक संतुलित अवस्था का आविष्कार किया था। उस संतुलित अवस्था के लिए इस तरह के परिपथ का यूज किया। ठीक है, तो इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S चतुर्भुज की भुजाओं के बीच लिए जाते हैं। चतुर्भुज के एक विकर्ण में सेल और कुंजी लगा देते हैं। बेटा ये सेल हो गई E और ये कुंजी K1, और दूसरे विकर्ण में लगा देते हैं धारामापी और कुंजी K2। यहां पर धारामापी और कुंजी K2। अब ध्यान से देखिए, यदि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, अर्थात धारामापी की सुई 0 पर ही पड़ी रहे, तो इसको बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। क्या बोलते हैं? शून्य विक्षेप स्थिति। ठीक है, यदि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो सेतु संतुलित कहलाता है। अर्थात कौन सी स्थिति में होगा संतुलित? ये शून्य विक्षेप स्थिति में संतुलित कहलाता है। संतुलित अवस्था में चतुर्भुज की 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब P और Q का अनुपात, मतलब P/Q। ठीक है, संतुलित अवस्था में 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात मतलब P/Q हमेशा शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात मतलब R/S के बराबर होता है। अर्थात P/Q बराबर होता है R/S। कब? शून्य विक्षेप स्थिति में। तो ये PQRS सब क्या है बच्चों? प्रतिरोध है। अब इसका यूज क्या होगा? हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे 4 में से ये जो 4 भुजाएं हैं और हमें 3 भुजाओं के प्रतिरोध पता है, चौथी का नहीं पता, तो आप व्हीटस्टोन सेतु का नियम यूज करके उस चौथे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। अभी 2-3 साल पहले यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था इस टाइप से MCQs में। बहुत आसान सवाल था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं MCQs को कि भैया कहीं से पता चलें। ऐसे नहीं करना चाहिए। MCQs बहुत आसान आते हैं, अगर थोड़ी सी भी आपकी तैयारी है तो आप उन्हें बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 3 ओम था, यहाँ पर 6 ओम था, यहाँ पर 6 ओम था, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था S, और S बराबर R था, यहाँ पर R दे रखा था और R का मान पूछा था। तो हम क्या करते हैं बच्चों, आपको ये कहा था कि व्हीटस्टोन सेतु का चित्र दर्शाया गया, R का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान, इसको आप P मान लें, इसको Q मान लें, ये R होता है, ये S होता है। ठीक है, अब जो R है, चूंकि R तो यहाँ पूछ रखा है तो इसे R' कह दो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लगाओ P/Q बराबर R/S। यहाँ पर R' कर देंगे क्योंकि सवाल में S का काम R कर रहा है। ठीक है, तो P का मान रखो 3, Q का मान रखो 6, R' का मान रखिए 6, S का मान हमें ज्ञात करना है। S मतलब R का मान ज्ञात करना है। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई तो R बराबर 6 दूनी 12 ओम। तो इस टाइप से लो जी व्हीटस्टोन सेतु के सवाल करने आ गए आप पर। ठीक है, लेकिन ऐसे ही नहीं, ये तो 1 नंबर का है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु के मिक्स होते हैं। उनमें क्या करता है, प्रतिरोधों में धारा भी निकलवाता है, तो वे हम आगे के लेक्चरों में लेंगे। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला फॉर्मूला हमारा मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज या मीटर सेतु। ये मीटर ब्रिज जो है इसी का बेटा है ना, व्हीटस्टोन सेतु का बेटा। व्हीटस्टोन सेतु का बेटा कौन कहलाता है? मीटर ब्रिज कहलाता है। ठीक है, क्योंकि मीटर ब्रिज जो होता है बेटा वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अर्थात मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन सेतु का सगा बेटा है। ठीक है, इसका सगा बेटा है। तो ये चूंकि ये इसके सिद्धांत पर काम करता है। अब क्या कहता है, मीटर सेतु से हम क्या करते हैं, इससे भी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं। इसका मान निकालते हैं अज्ञात प्रतिरोध का, और इसके लिए सूत्र अप्लाई होता है S बराबर R × 100 - L/L। ये सूत्र हम यूज करते हैं मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए। बेटा मात्रक होता है ओम। ठीक है, S क्या है, जो मीटर ब्रिज में जो चालक तार लगाया जिसका हमें प्रतिरोध निकालना है ना, अज्ञात प्रतिरोध। S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध। R मीटर सेतु में हम एक प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं एक साइड में, तो प्रतिरोध बॉक्स से जितना भी प्रतिरोध निकालकर हम अपना प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मीटर सेतु का आपके यहाँ प्रैक्टिकल भी है, तो जो हम प्रतिरोध निकालकर अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो प्रतिरोध सवाल में दिया रहेगा। जितना प्रतिरोध सवाल में दिया है उसे आपको R की जगह पर रखना है।
ठीक है। जैसे सवाल में कहता है कि मीटर सेतु यूज करते हैं और उसमें जो प्रतिरोध बॉक्स प्रयुक्त होता है उसमें से 10 ओम का प्रतिरोध निकालकर शून्य विक्षेप स्थिति 5 सेंटीमीटर पर मिलती है। मान लो ये सवाल आया तो आपको क्या करना है, R बराबर 10 ओम, शून्य विक्षेप स्थिति जहां पर मिली वो L का मान होगा। ठीक है, तो L क्या है, शून्य विक्षेप स्थिति की लंबाई। R तो प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, R क्या है, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध, निकाला गया प्रतिरोध। ठीक है बेटा। और बच्चों L क्या है यहां पर, शून्य विक्षेप स्थिति तक की लंबाई, शून्य विक्षेप स्थिति तक की लंबाई। मैंने एक दिन और बताया था बेटा, आज फिर मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा। जिन बच्चों ने फिजिक्स का डिटेल कोर्स नहीं, एक्सप्लेन कोर्स पूरा नहीं पढ़ा है, ठीक है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है और वे क्रैश कोर्स को कर लेते हैं, तब आप एग्जाम देने जाते हैं, तब भी आपके 90% प्लस मार्क्स फिजिक्स में आ जाएंगे। लेकिन आपके हर एक टॉपिक अच्छा कवर होना चाहिए। इसका नाम भले ही क्रैश है, परंतु मैं पूरा पाठ समरी में ही ऐसा तैयार करा देता हूं, जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं कि वे समरी को पढ़कर ही अगर पेपर देने जाएं तो वे वैसे ही पास हो जाएंगे। अर्थात हर एक चैप्टर की अगर आप मात्र पहली वीडियो देखकर आप एग्जाम में जाते हैं तब भी आपके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा आप पूरा चैप्टर आराम से बढ़िया तरह पढ़ें। क्रैश कोर्स इसका नाम भले ही मैंने दे दिया है, परंतु मैं इसमें लगभग सारे ही टॉपिक एक्सप्लेन कराता चल रहा हूं। ठीक है बेटे, अब आगे देखते हैं अगली। बच्चों अगली समरी है विभव मापी से रिलेटेड, पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। सबसे पहले विभव मापी क्या होती है बेटा, विभव मापी किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल मापने की युक्ति है। विद्युत वाहक बल मैंने आपको बताई थी ना पहली समरी। विद्युत वाहक बल क्या है, परिपथ में आवेश को, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब सेल का जितना विद्युत वाहक बल है उसको सही से मापने का कार्य करती है विभव मापी। तो विभव मापी क्या करती है बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल मापती है, विद्युत वाहक बल मापती है। ठीक है, और इससे हम जो विद्युत वाहक बल नापते हैं वो इसके लिए शून्य विक्षेप स्थिति में नापती है। ये भी बात याद रखनी है बच्चों, कौन सी स्थिति में नापती है, शून्य विक्षेप स्थिति में मापती है। अर्थात इससे जो है जो विद्युत वाहक बल आएगा वो लगभग शुद्ध विद्युत वाहक बल होगा, है ना, सही वोल्टेज बताएगी ये, शुद्ध विद्युत वाहक बल। वी वा बल, शॉर्ट फॉर्म में वी वा बे भी बोल देते हैं इसको, वी वा बे, वी माने विद्युत वाहक, वा और बल बे, तो शुद्ध विद्युत वाहक बल मापती है। और विद्युत वाहक बल मापने के लिए इसके लिए जो सूत्र यूज होता है बेटा वो होता है E बराबर के एल। क्या फॉर्मूला है, E बराबर के एल, और मात्रक होता है वोल्ट। अब इसमें याद रखना है के है जो तार प्रयुक्त हो रहा है विभव मापी में उसकी विभव प्रवणता। ठीक है, के क्या है, प्रयुक्त तार की विभव प्रवणता। ठीक है, के क्या है बच्चों, प्रयुक्त तार की विभव प्रवणता। और एल क्या है, शून्य विक्षेप स्थिति तक की लंबाई। एल क्या है, शून्य विक्षेप स्थिति तक की लंबाई। जितनी भी शून्य विक्षेप स्थिति, जहां पर तार की जितने सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप स्थिति मिली वो लिखो। विभव प्रवणता सवाल में दी गई होगी वो लिखो, अगर नहीं दी तो आपको निकालनी होगी। विभव प्रवणता आपको पता होगा, विभव प्रवणता मैंने पहले भी पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 3 में, विद्युत विभव वाले पाठ में पढ़ा रखी है आपको क्रैश कोर्स में ही। विभव प्रवणता होती है प्रति मीटर लंबाई के साथ वोल्टेज में जो गिरावट आती है उसको विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता का के बराबर V/L। आप यहां से के निकाल सकते हो और फिर इसमें रख देंगे तो E आ जाएगा। या दूसरा सूत्र इसका ये भी होता है विभव प्रवणता का, के बराबर I रो, के बराबर I रो। अब I क्या है यहां पर बेटा, I होती है तार में धारा। I क्या है बच्चों, I का ध्यान रखना है, I क्या है, तार में धारा। और रो क्या है बेटा, प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध या प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। प्रति मीटर या एकांक कह दो सबसे बढ़िया, एकांक लंबाई का प्रतिरोध। क्योंकि प्रति मीटर कहना इसलिए उचित नहीं रहेगा,
आप सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं इसको, है ना, तो प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इससे बढ़िया आप एकांक लंबाई का प्रतिरोध नाम याद रखिए। जो भी प्रतिरोध दिया है, जैसे उसने कहा है सवाल में, एक विभवमापी में प्रयुक्त 100 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है, तो आपको क्या करना होगा, 100 सेमी का प्रतिरोध सवाल में दिया है 5 ओम, 5 ओम 1 सेमी का निकाल लो, तो ये हो जाएगा बच्चों 5/100 अर्थात 0.05 ओम प्रति सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो आया इसको रो कह दोगे आप, एकांक लंबाई का प्रतिरोध। आई सवाल में दी होगी, है ना, या नहीं दी तो निकाल लेंगे, सेल से ली गई, बैटरी से ली गई धारा, तो जो आई दी है वो लिख दो और इन दोनों की गुणा कर दो, के बराबर आई गुणा रो, लो जी के निकल जाएगा। फिर के निकाल के इस वाले फॉर्मूले में रख दो, ई बराबर के एल। के क्या होगा, जो यहां से आया, एल क्या होगा, जितनी दूरी पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप विभवमापी से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से निकाल सकते हैं। विभवमापी का एक यूज ये भी होता है, विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी करते हैं हम। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, ये प्रयोग है इसका। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि विभवमापी किस लिए प्रयुक्त होती है, इसके दो उपयोग बताइए। तो पहला उपयोग, विभवमापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापा जाता है, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग, इसके द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी की जाती है। और तीसरा उपयोग, इसके द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके मेन उपयोग हैं। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए कुछ नहीं बेटा, देखो E बराबर के एल है, प्रथम सेल के लिए मान लो शून्य विक्षेप स्थिति L1 दूरी पर मिली, E1 बराबर के L1। के विभव प्रवणता, तो के तो कांस्टेंट रहेगी, तार तो एक ही यूज हो रहा है विभवमापी में। दूसरी सेल जो यूज हुई उसके लिए E2 बराबर के L2 पर मिली, मान लो शून्य विक्षेप स्थिति, ये 1 ये 2, डिवाइड करके देखिए तो ये हो जाएगा बच्चों E1/E2 बराबर के L1 अपॉन के L2, के से के खत्म, तो ये आ गया E1/E2 बराबर L1/L2। इस फॉर्मूले का यूज करके आप विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की आसानी से तुलना भी कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये थी इस चैप्टर की सारी समरी। अब हम लेते हैं इस चैप्टर के एक एक अंक वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटे, तो इसको नोट कीजिए, आगे हम देखेंगे एक अंक वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए बेटे, एक अंक वाला पहला क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो मैंने बताया था अभी, प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। प्रथम नियम संधि का नियम भी कहलाता है, द्वितीय नियम बंद पास का नियम कहलाता है। लेकिन ये उसने ये नहीं पूछा क्या कहलाता, उन्हें पूछा किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो बस आपको ये लिख देना है, प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु के सुग्राही होने की शर्त लिखो। तो व्हीट स्टोन सेतु में जो चारों प्रतिरोध होते हैं PQRS, चारों प्रतिरोधों की कोटि समान होनी चाहिए। कि कोटि समान होने का मतलब ये है बच्चों, चारों के मात्रक भी समान हो, जैसे ये ओम है तो दूसरा भी ओम में, तीसरा भी ओम में, चौथा भी ओम में। ठीक है, मात्रक भी सेम होने चाहिए। कोटि मतलब घात होती है वैसे, जैसे एक के साथ 5 ओम है और दूसरा 3 × 10⁻⁷ ओम है, तो ये अन्याय हो रहा है भाई, एक तो इतना बड़ा प्रतिरोध, एक इतना छोटा प्रतिरोध, तो ये कोटि इनकी सेम होनी चाहिए। 5 ओम है तो ये 3 ओम होना चाहिए। ठीक है, तभी व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में आराम से अपना प्रतिबंध उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अभी बताया था मैंने, मीटर ब्रिज किसका बेटा है। मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन सेतु का सगा बेटा होता है, क्योंकि मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, विभवमापी की सुग्राहिता का क्या अर्थ है। ये बहुत मेन क्वेश्चन है, विभवमापी की सुग्राहिता, क्वेश्चन नंबर 4। इसको ध्यान से समझिए, विभवमापी की सुग्राहिता। और तो सब आपके याद हो गए होंगे ना बच्चों, ये भी 2 मिनट में चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, सुग्राहिता क्या है। देखिए, विभवमापी में हम क्या करते हैं, जो जैसे ये तार है, ये तार AB, ठीक है, अब इसमें एक सेल होती है जिसका हमें विद्युत वाहक बल निकालना होता है। इसको हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से और जोकी से, इसको बोलते हैं जोकी।
से जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसको विभवमापी के तार पर टच कराते हैं, टच टच टच। एक स्थिति ऐसी मिलती है जहां पर टच कराने पर इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता, अर्थात इसकी सुई 0 पर पड़ी रहती है, उसको बोलते हैं क्या, शून्य विक्षेप स्थिति। मैं एक बार अपनी बात पुनः रिपीट कर देता हूं। मैंने बताया विभवमापी में जैसे एक तार लेते हैं, AB धातु का लंबा तार AB, इस तार के सिरों को उस सेल से जोड़ देते हैं जिसका हमें विद्युत वाहक बल निकालना है, क्योंकि विभवमापी क्या करती है, सेल का विद्युत वाहक बल निकालती है। आगे क्या करते हैं, सेल को धारामापी से जोड़ देते हैं, और जो कि जैसे अब यहां से ऊपर से और भी परिपथ है, वैसे इसमें बैटरी लगाएंगे, है ना, वो बैटरी लगा देंगे, धारा नियंत्रक कुंजी वगैरह, ये आपको डिटेल में अभी जब मैं चैप्टर आगे पढ़ाऊंगा, अगली वीडियोज में जब बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको बस ये देखना है, इसमें जब जोकी को हम इस पर तार पर टच करते हैं तो एक ऐसी स्थिति मिलती है जहां पर जोकी को स्पर्श करने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता। उस स्थिति को बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। क्या, शून्य विक्षेप स्थिति। अब ध्यान देना बेटे, शून्य विक्षेप स्थिति से यदि जोकी को हम हल्का सा हिलाएं, मान लो जोकी को यहां टच किया, है ना, और इसमें धारामापी में एकदम सुई तेजी से भागे, इसमें बहुत तेजी से विक्षेप हो, तो अर्थात विभवमापी सुग्राही है। अर्थात विभवमापी को शून्य विक्षेप स्थिति से थोड़ा सा ही विस्थापित करने पर धारामापी में पर्याप्त विक्षेप आ जाए तो विभवमापी सुग्राही कहलाती है। कब होगी सुग्राही, यदि विभवमापी को शून्य विक्षेप स्थिति से थोड़ा सा ही विस्थापित करने पर धारामापी में पर्याप्त विक्षेप आ जाए तो विभवमापी सुग्राही कहलाती है। ठीक है बेटे, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभवमापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत आसान, इसका जो विद्युत वाहक बल होता है, इसका सूत्र आता है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया बच्चों। विद्युत वाहक बल का सूत्र याद रखे, E बराबर KL। अब ये कह रहा है E प्रोपोर्शनल L। अब इसका मतलब क्या है, विभवमापी में जितना ज्यादा लंबा तार प्रयुक्त करोगे वो उतनी ही शुद्धता पूर्वक विद्युत वाहक बल मापेगी, अर्थात सुग्राही कहलाएगी। सुग्राही मतलब अच्छा वोल्टेज मापना। तो विभवमापी में प्रयुक्त तार की लंबाई को बढ़ाकर, विभवमापी में प्रयुक्त तार की लंबाई को बढ़ाकर उसकी सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर सुने, विभवमापी में जो तार यूज हो रहा है इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दो आप, तो जितनी ज्यादा लेंथ इंक्रीज करोगे ये उतना ही शुद्धता पूर्वक विद्युत वाहक बल मापेगी, अर्थात सुग्राहिता इसकी बढ़ जाएगी। तो लंबाई बढ़ाकर सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विभवमापी और वोल्ट मीटर में कौन अधिक श्रेष्ठ है और क्यों। तो सिंपल सी बात अभी बताया भाई, विभवमापी जो विद्युत वाहक बल मापती है वो शून्य विक्षेप स्थिति में नापती है। विभवमापी शून्य विक्षेप स्थिति में विद्युत वाहक बल मापती है, अर्थात विभवमापी सुग्राही है किसकी अपेक्षा, वोल्ट मीटर की अपेक्षा। ठीक है बेटे, तो ये याद रखना, विभवमापी और वोल्ट मीटर में कौन अधिक सुग्राही है, विभवमापी। क्यों, क्योंकि यह शून्य विक्षेप स्थिति में वोल्टेज को मापती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो बहुत आसान, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है इसको छोटे r से लिखते हैं बेटे, और छोटा r बराबर होता है बड़ा R इंटू E/V-1, ये इसका सूत्र होता है। और आंतरिक प्रतिरोध की डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी, सेल की प्लेटों के बीच का जो घोल भरा होता है उसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, वैद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो जो आंतरिक प्रतिरोध है एक तो डिपेंड करेगा वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। ठीक है, R प्रोपोर्शनल होता है C के, C मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रता, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, अर्थात जितनी ज्यादा वैद्युत अपघट्य की सांद्रता होगी आंतरिक प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ठीक है बेटे, तो ये पहली बात हुई। यह प्लेटों के बीच दूरी के भी अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जितनी ज्यादा प्लेटों के बीच की दूरी होगी, है ना, वैद्युत सेल में प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी
तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तीसरा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के एरिया के, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा डुबा देंगे विद्युत अपघट्य में तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा, और कम डुबोगे तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। तो ये तीन बातें हुई। नंबर 1, यह विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। नंबर 2, यह प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, दूरी बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। और तीसरा, यह घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। ठीक है। और चौथा है बच्चों, विद्युत अपघट्य और प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है कि प्लेटें किस चीज की बनी है, कौन से पदार्थ की बनी है। अच्छे मेटल की बनाओगे तो वो उतना ही अच्छा कार्य करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों ये 4 बातों पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये आपके एक एक अंक वाले क्वेश्चन भी सारे याद हो गए होंगे। इससे अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसरों को पढ़ेंगे। किरचॉफ के नियम, व्हीट स्टोन सेतु, विभव मापी, ये सब हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।